वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं इतिहास टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। इसके पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके, जहां आप पाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब तैयार होंगे निबंधात्मक प्रश्न। सीखने का एक नया अनुभव, एक नया तरीका जिसमें आप स्वयं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कक्षा 12वीं इतिहास टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर पिता का नाम, मोबाइल नंबर और संस्था का नाम। अब हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कब एवं किसने लागू किया था? ऑप्शन है आपके पास वारेन हेस्टिंग्स 1777 ईस्वी, थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी, लॉर्ड क्लाइव 1764 ईस्वी। तो इस मरारी बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू की गई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फीडबैक में, भू राजस्व की इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, है ना। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था लागू की गई थी। इसी प्रकार आपको अन्य ऑप्शन दिया गया था। इजारदारी व्यवस्था जो ठेका प्रणाली मानी जाती है, यह 1 वर्षीय व्यवस्था 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। ठेका प्रणाली में ऊंची बोली लगाने वाले को वसूली के अधिकार दिए जाते थे। यह व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जानी गई है। इसे ठेका व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और लगान वसूल करने वाले ठेकेदारों को इजारदार कहा जाता था। इसी प्रकार एक अन्य व्यवस्था थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें किसान और सरकार का सीधा संपर्क हो गया, बिचौलिए समाप्त कर दिए गए। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में शुरू की थी। अगला ऑप्शन था आपका 1764 ईस्वी लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था, है ना। यह कोई भू राजस्व की व्यवस्था नहीं थी, यह एक युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, धनी किसानों को क्या कहा जाता था? रैयत, जमींदार, बटाईदार या जोतदार? धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। अन्य ऑप्शन था आपका रैयत। तो रैयत अर्थात किसान को कहा जाता था। और रैयत भी 2 प्रकार के होते थे। एक रैयत जो कुछ जमीन पर खेती करते थे और कुछ जमीन वह दूसरों को दे देते थे, उससे नीचे वाले किसानों को, जो शिकमी रैयत कहलाते थे। तो इस प्रकार रैयत भी 2 प्रकार के थे, रैयत और शिकमी रैयत। अगला ऑप्शन था आपका जमींदार। तो जमींदार अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र का मालिक, जो उस क्षेत्र का राजा जैसा होता था। जैसे राजा होता था वैसे ही वह उस क्षेत्र का मालिक होता था, जो जमींदार कहलाते थे। अगला ऑप्शन था आपका बटाईदार। तो बटाईदार अर्थात मालिक अपनी जमीन शिकमी रैयत को दे देते थे तथा फसल का आधा भाग वो रखते थे एवं आधा भाग जमीन मालिक को दे देते थे। इन्हें अधियार अथवा बरगादार भी कहते थे, है ना। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। बटाईदार, जिसे हम अभी वर्तमान में पांतीदार कह सकते हैं अपनी भाषा में, है ना। तो ये भाई बटाईदार है। तो चारों का आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दामिन ए कोह क्या थी? तो दामिन ए कोह क्या है? भूमि क्षेत्र का सीमांकन, जल क्षेत्र का सीमांकन, कृषि योग्य भूमि का सीमांकन या इनमें से कोई नहीं? तो दामिन ए कोह जो है यह भू क्षेत्र का सीमांकन है। यह संथाल जाति के लोगों के लिए 1832 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों ने बहुत बड़े क्षेत्र का सीमांकन किया था। यही
दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुदाल और हल किसकी पहचान थे? पहाड़िया और संथाल, संथाल और पहाड़िया, रैयत और शिकमी रैयत, जमींदार और ताल्लुकदार। तो इसका राइट आंसर है पहाड़िया और संथाल। कुदाल जो खेती करने का एक छोटा सा औजार है जिस पर बहुत छोटे छोटे गड्ढे किए जा सकते थे। तो जो पहाड़िया लोग थे, जो राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे, ये कुदाल से खेती करते थे ना, कुदाल की सहायता से खेती करते थे। और संथाल जाति के लोग जो थे, यह खेती करने में किसका उपयोग करते थे? हल का उपयोग करते थे। हल आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा ही है। दक्कन विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1857 ईस्वी उत्तर प्रदेश, 1875 ईस्वी में सूपा महाराष्ट्र, 1855 ईस्वी में बंगाल, 1813 ईस्वी में बम्बई। तो इसका जो राइट आंसर है, दक्कन विद्रोह जो हुआ था, यह हुआ था 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? सूपा एक गांव का नाम है जो पूना शहर के पास में है। और राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूरी संभावना है, आप इसको जरूर देखें। 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना शहर के समीप सूपा गांव में हुआ था। इस विद्रोह में साहूकारों के बही खाते एवं उनके घरों में आग लगा दी थी। धीरे धीरे ये विद्रोह अन्य जगह भी फैल गया। सरकार को इस विद्रोह का दबाने में बहुत ही कठिनाई आई, किंतु अंततः इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि दक्कन के जो किसान जो थे, इन पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया था और लगान भी इनको देना पड़ता था। इसके कारण ये परेशान हो गए थे। इसलिए यहाँ के किसानों ने मिलकर वहाँ की जो स्थानीय सरकार थी उसके खिलाफ बगावत कर दी थी और यही विद्रोह के रूप में सामने आया। धीरे धीरे यही दक्कन का विद्रोह कई शहरों में और कई गांवों तक पहुँच गया था। सरकार ने इस विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यहाँ एक और वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हुआ है। दक्कन विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था। इसकी रिपोर्ट संसद में कब पेश की गई? तो 1878 ईस्वी में पेश की गई। यह रिपोर्ट इतिहास में किस नाम से जानी गई? दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसिस बुकानन कौन था? प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध व्यापारी या प्रसिद्ध गवर्नर? तो इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध चिकित्सक। फ्रांसिस बुकानन जो था, यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। एक और वस्तुनिष्ठ तैयार हो रहा है। फ्रांसिस बुकानन ने कलकत्ता में जिस चिड़ियाघर की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? तो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। और फ्रांसिस बुकानन जो था, इसके विवरण से बंगाल प्रांत के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। यह बंगाल के जो संथाल लोग थे, पहाड़िया लोग थे, उनसे जाकर प्रत्यक्ष रूप से इसने मुलाकात की थी। ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यह आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न भी तैयार होंगे। यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, यह एक से अधिक या सभी सही विकल्प हो सकते हैं। ठीक है। तो आपका प्रश्न है, भू राजस्व की रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी? एग्जाम में आती है, तो आप यह प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता था और एक रजिस्टर में किसान का लेखा जोखा दर्ज किया जाता था। बिल्कुल, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में यही व्यवस्था थी। अगला ऑप्शन है आपका, इस व्यवस्था में किसानों का सीधा संबंध सरकार से होता था। बिल्कुल, बिचौलिए समाप्त कर दिए गए थे। जो ताल्लुकदार जो थे वो बीच से हटा दिए गए थे। सरकार का सीधा संबंध किसानों से हो गया था। अब ये कर कौन वसूल करते थे, यहाँ आपको बताना चाहूँगा। जो लगान वसूल करते थे वो कर्मचारी और अधिकारी होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान तभी तक अपनी भूमि का मालिक था जब तक वह लगान सरकार को देता रहता था। जब तक लगान देता रहेगा तब तक वह भूमि का मालिक रहेगा। यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला है, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान को सूखे अकाल की स्थिति में भी लगान देना पड़ता था। यह थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट है इसका।
यहाँ पर किसान को हर स्थिति में, चाहे सूखा पड़े चाहे अकाल पड़े, ऐसी स्थिति में भी उसको लगान देना पड़ता था। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पर बताई गई है जो सभी सही है ना। फीडबैक में आपको दिखाई दे रहा है सभी बिंदु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? या तो प्रश्न ऐसा आएगा, या दक्कन विद्रोह के क्या क्या कारण थे, है ना। दोनों ही प्रश्न एक ही है, आंसर आपका एक ही बनेगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था बिल्कुल, या महत्वपूर्ण जो व्यवस्था लागू की गई थी इसके कारण दक्कन के लोग बहुत ही नाराज हो गए थे। इस क्वेश्चन के पहले ही आपने पढ़ा है कि जब सूखा और अकाल पड़ता था तब भी उनको लगान देना पड़ता था, तो इस व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं, तो यह एक कारण बना रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। दूसरा, भू राजस्व 45 से 55% वसूल किया जाता था। जो जमींदार होते थे वह 45 से 55% तक लगान वसूलते थे। रैयत पर कर्ज का बोझ लगातार, रैयत पहले हम चर्चा कर चुके हैं, किसानों को कहा जाता है, तो रैयत पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध। बिल्कुल 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बनी। वहाँ पर कपास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, किंतु जब वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार गिरावट, जो कृषि उत्पाद जो थे उनकी कीमतों में लगातार गिरावट आ रही थी, इसलिए किसानों की स्थिति या रैयतों की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही थी। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं ये सभी पॉइंट दक्कन विद्रोह के कारण बने, या दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, तो ये सभी कारण जो बताए गए हैं ये सभी सही हैं। ठीक है, फीडबैक में आप देख पा रहे हैं उक्त सभी बिंदु सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किसानों का किस प्रकार शोषण किया गया, है ना। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किसानों का किस प्रकार शोषण किया गया, या तो प्रश्न जो लिखा हुआ है ऐसा आएगा, या यूं भी आ सकता है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दोष लिखिए, है ना, दोष या कमियां। तो ये जो बता रखे हैं यहाँ पर दोष बता रखे हैं आपको। पहला है, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान व सरकार का सीधा संपर्क समाप्त हो गया। बिल्कुल, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसान और सरकार का सीधा संपर्क समाप्त हो गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में जो बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया था, सरकार और किसानों का सीधा संपर्क हो गया था, लेकिन स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसान व सरकार का सीधा संपर्क समाप्त हो गया। इस व्यवस्था ने जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया। बिल्कुल, इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग को भू राजस्व निश्चित दिन सूर्यास्त के पहले जमा कराना अनिवार्य था। यह बहुत महत्वपूर्ण दोष है इसका, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का। इसमें क्या होता था, जमींदार वर्ग को भू राजस्व निश्चित दिन, जो भी एक निश्चित तिथि होती थी, उस तिथि को सूर्यास्त के पहले जमा कराना अनिवार्य था। यदि वह जमा नहीं करता था तो उससे भूमि छीन ली जाती थी जमींदारों से भी, ठीक है, और उसको नीलाम कर दी जाती थी। अगला है, इस व्यवस्था ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। बिल्कुल, समाज में कई प्रकार की असमानता फैल गई इस व्यवस्था के कारण। और नेक्स्ट है, इस व्यवस्था में सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जमींदारों को मिला, है ना। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में एक लगान की जो मात्रा थी वो निर्धारित कर दी गई थी, और इससे क्या है, उत्पादन बढ़ता चला गया, तो उससे किसानों से वह लगान भी ज़्यादा वसूल करने लग गए, और वह ज़्यादा लगान जो वसूल किया गया था वो जमींदारों की जेब में ही जा रहा था, सरकार के पास नहीं जा रहा था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जमींदारों को ही मिलता चला जा रहा था। तो यहाँ पर जो बिंदु बताए गए हैं सभी बिंदु सही हैं। तो ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका तैयार हुआ है, आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें और याद भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण समाज में जोतदार के शक्तिशाली हस्ती बनने के क्या कारण थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बिंदु बता रखे हैं आपको। पहला विकल्प है, अत्यधिक धन संपदा के कारण जमींदार नगरों में जाकर बस गए, जिससे उनका सीधा संपर्क गांव वालों से नहीं रहा, जबकि जोतदार गांव में ही किसानों के सीधे संपर्क में रहते थे। बिल्कुल सही है, जो जोतदार शक्तिशाली बने उसका मुख्य कारण यही था कि वह गांव में ही रहते थे और किसानों से उनका सीधा संपर्क था, जबकि जो जमींदार थे वह नगर में जाकर बस गए, इस कारण उनका संपर्क उनसे टूट गया, किसानों से वह धीरे धीरे दूर हो गए। नेक्स्ट है आपका,
जमींदार जब लगान वृद्धि का प्रयास करते तो जोतदार किसानों के माध्यम से इसका विरोध करवाते थे, जिससे जोतदार की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। बिल्कुल सही है, यह भी पॉइंट आपका। जोतदार किसानों के माध्यम से जमींदारों को लगान समय पर नहीं देते थे और जो वृद्धि करते थे उसका भी विरोध करवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जोतदार जानबूझकर किसानों से लगान जमा करवाने में देरी करते थे, जिससे जमींदारों को बहुत नुकसान होता था। ठीक है, वह किसानों से समय पर लगान जमा नहीं करने के निर्देश देते थे जोतदार, ताकि जमींदारों को नुकसान हो। और नुकसान क्या होता था, उनसे जमीन छीनकर किसी और को दे दी जाती थी। जोतदार किसानों को समय समय पर ऋण भी उपलब्ध करवाते थे, जिससे उनका किसानों से सीधा संपर्क रहता था, है ना। जोतदार गांव में ही रहते थे और यह महाजन जैसे हो गए थे, इनके पास बहुत पैसा था, तो यह उनको कर्ज भी देते थे, इसलिए उनका सीधा संपर्क था। जमींदार अपना राजस्व जब कंपनी को समय पर नहीं जमा करते थे तो उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। तब जोतदार ऊंची बोली लगाकर उस जमीन को खरीद लेते थे, जिससे वो शक्तिशाली होते चले गए। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु बताए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, एग्जाम आता ही आता है, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। और यहाँ पर जितने भी बिंदु बताए गए वो सभी सही हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ियाँ लोगों की विशेषताएं थी। राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले को पहाड़िया कहा जाता था। बिल्कुल, ये लोग झूम खेती अर्थात जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर तथा घास फूस को जलाकर जमीन साफ करते थे और उस पर कुदाल की सहायता से खेती करते थे। बिल्कुल, यह पहाड़िया लोगों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यह आपका वस्तुनिष्ठ अलग से भी आ सकता है कि वो कौन सी खेती करते थे, झूम खेती। झूम खेती का क्या अर्थ होता है, जो जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जला देते थे और ज़मीन को साफ करते थे और उस पर जो भी बीज आता था उस बीज को बो देते थे और वो फसल ले लेते थे, है ना। मतलब प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं कि यह आदिम खेती मानी जाती है और यह प्राकृतिक रूप से जो भी उग जाता था वही यह अपने इसमें उपयोग करते थे और यह कुछ समय तक वहाँ खेती करते थे और उसके बाद में यह अन्य स्थान पर खेती करते थे। नेक्स्ट है, ये लोग खेती के अतिरिक्त क्या काम करते थे, तो शिकार करना, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, काठ कोयला बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि कार्य भी करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहाड़िया लोगों का व्यवसाय अलग से भी ये वस्तुनिष्ठ आ सकता है या 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बिंदु आप जरूर नोट करें। ये लोग जंगलों में समूह में संगठित रूप से रहते थे। बिल्कुल, ये भी सही है। ये लोग मैदानी क्षेत्रों के किसानों पर समय समय पर आक्रमण करके लूटपाट भी करते थे, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये लोग मैदानी क्षेत्रों के किसानों पर समय समय पर आक्रमण करते थे। अब क्यों करते थे, क्योंकि हो सकता है जब इनके खाने पीने की जो समस्या में कमी आ जाती थी तो यह उन पर आक्रमण कर देते थे और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भी ये आक्रमण करते थे। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, सभी बिंदु इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल जाति के लोगों की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो संथाल जाति के लोगों की मुख्य विशेषताएं थी, ये लोग हल की सहायता से खेती करते थे। बिल्कुल सही है। जंगलों को कृषि योग्य बनाने में ये बहुत ही कुशल थे। बिल्कुल, हल के माध्यम से यह ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल की भूमि होती थी उसको खेती में तब्दील करने के लिए ही जाने जाते थे। ये छोटी छोटी झोपड़ियों में निवास करते थे। बिल्कुल, इनकी झोपड़ियाँ बहुत ही छोटी होती थी, ज़्यादा ऊँची नहीं होती थी। इन्होंने पहाड़िया लोगों को भगाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण, संथाल जाति के लोगों ने जो पहाड़िया जाति के लोग थे उनको भगाने में इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों भगाया था उनको, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वह भी यही चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन पहाड़िया लोग खेती में इतनी रुचि नहीं लेते थे और संथाल जाति के जो लोग थे यह अपने हल के माध्यम से ज़्यादा भूमि को खेती योग्य बनाने में माहिर थे। इसलिए सरकार ने भी इनका साथ दिया और पहाड़िया लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। तो ये जितने भी बिंदु है ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी। एक भाग में आपको दे रखा है संथाल लोग, दक्कन में भूराजस्व की व्यवस्था, मैनचेस्टर काटन कंपनी का गठन, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश, पहाड़िया लोग और कपास आपूर्ति संघ की स्थापना। ठीक है। और एक भाग में दे रखा है 1813 ईस्वी, 1859 ईस्वी, हल, 1857 ईस्वी, रैयतवाड़ी और कुदाल। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका संथाल लोग। तो संथाल लोग से संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, जस्ट मिनट,
संथाल लोग, हल, इसमें सही क्या आएगा? संथाल लोग हल, ठीक है। भू राजस्व, दक्कन में भू राजस्व की व्यवस्था, इसमें आपका रेतवाड़ी आएगा, है ना। दक्कन में जो भू राजस्व की व्यवस्था की गई थी वो रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी, और रेतवाड़ी व्यवस्था के कारण ही वहाँ पर दक्कन विद्रोह भी हुआ था। इसके पहले अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट है आपका मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 ईस्वी। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में जो पेश की गई थी वह 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। पहाड़िया लोग, अब पहाड़िया लोग संबंधित थे कुदाल से, है ना। और कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी 1857 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपकी ये सही जोड़ी भी तैयार हो गई। अब हम आ गए हैं बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन पर, जो आपका अभ्यास क्वेश्चन है। इसमें आपको अंक आवंटित नहीं किए गए हैं। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। एक नंबर में कभी वस्तुनिष्ठ में आया तो आपको पता होना चाहिए किसके नेतृत्व में कब हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इस विद्रोह का मुख्य कारण था इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, अर्थात स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण उनकी जमीन छीनी जाने लगी और उन पर अत्याचार किए जाने लगे, उनसे मनमाना लगान वसूल किया जाने लगा, ऋणदाता ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वसूलने लग गए। तो ये जितने भी कारण थे, ये सभी कारण के कारण ही संथालों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। तो ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू स्कोर पर जाते हैं। 30 आउट ऑफ 30 अंक आप प्राप्त कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन थे उनका सही आंसर आपने यहां पर दिया है। आप भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं पार्टिसिपेट करें और अपना स्वमूल्यांकन करें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।